मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। पतिदेव राजेश से मुझे बेपनाह मोहब्बत मिली थी और हमारा छोटा सा घर हमारे प्यार से महकता रहता था। मैं एक खुशहाल गृहस्थी थी जिसके दिन अपने घर और राजेश की देखभाल में गुजरते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास बैठ गया था। हमारी नई नौकरानी पार्वती, जो पिछले 20 दिनों से हमारे घर में काम कर रही थी, मुझे कुछ रहस्यमय लगने लगी थी। राजेश के आग्रह पर ही मैंने उसे कम पैसों में रखा था, क्योंकि वह कहती थी कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और थकान नजर आती थी, जो मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा करती थी, लेकिन उसके साथ ही एक अनदेखी चिंता भी जन्म ले रही थी। गर्मियों का मौसम अपने शबाब पर था, सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन पार्वती हमेशा एक मोटी, भारी शांतिपुरी सादी ओढ़ कर आती थी। ये सादी ऐसी थी कि उसके नीचे से उसका शरीर मुश्किल से ही नजर आता था। मैंने कई बार सोचा कि उससे पूछूं कि इतनी गर्मी में यह भारी सादी क्यों ओढ़ती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी अजीब सी उदासी देखकर मैं खामोश हो जाती थी। जैसे ही वह मेरे कमरे की सफाई करने लगती, अंदर से कुंडी लगा लेती और फिर काफी देर बाद जब बाहर निकलती तो उसके माथे पर पसीना होता। वह बड्ढे थके हुए अंदाज में कहती, बहन जी, आपका कमरा बहुत गंदा था, साफ करते करते मैं थक गई हूँ। मुझे उसकी यह बात हमेशा खटकती, क्योंकि मेरे कमरे की सफाई रोजाना होती थी और वह इतना गंदा कभी नहीं होता था कि उसे साफ करने में 1 घंटा लग जाए। मैं अपने पति से शिकायत करती तो वह कहते, ऐसी गलती हरगिज मत करना, इतने कम पैसों में कोई काम करने वाली नहीं मिलेगी, इस बेचारी को जरूरत होगी। राजेश का यह बचाव मुझे हमेशा अजीब लगता। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ। पार्वती के कमरे से निकलने के बाद मैंने एक हल्की सी खुशबू महसूस की। वह खुशबू हल्दी के हलवे की थी, जो राजेश को बेहद पसंद था और जिसे सिर्फ मेरी सास या मैं ही बेहतरीन बना सकती थी। यह खुशबू इतनी अस्पष्ट थी कि शायद ही कोई और महसूस कर पाता, लेकिन मेरे लिए यह एक खतरनाक इशारा था। उस दिन मुझे कुछ काम था, तो मैंने पार्वती को जल्दी छुट्टी दे दी और खुद वैसी ही एक शांतिपुरी सादी ओढ़कर कमरे की सफाई करने गई। मेरा मकसद ये था कि इस दौरान मैं कमरे में कोई ऐसी चीज तलाश करूं जो मुझे पार्वती की रहस्यमयता के बारे में कुछ बता सके। मैंने सादी ओढ़ी तो इतनी गर्मी लगी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ ही पल बाद मेरी रूह कांप गई जब मुझे अपनी काम वाली कुछ संदिग्ध लगने लगी। मेरा तो दिल कर रहा था उसे काम से निकाल दूं, लेकिन मैं कोई ठोस सबूत चाहती थी। मैं और राज चाय पी रहे थे जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मैंने पार्वती की अजीब आदतों, कमरे की कुंडी लगाने और खास तौर पर हलवे की खुशबू का जिक्र किया। वह एकदम से चौंक गए और उनका चेहरा एफक्यू हो गया। वह मेरी बात काटते हुए बोले, क्यों बैठे बिठाए तुम्हें, इस गरीब औरत से क्या समस्या हो गई है? एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। तुम हर वक्त किसी न किसी की टोह में लगी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इतना कहकर राज उठ गए और चाय पिए बिना ही कमरे में चले गए। मैं कुर्सी पर हक्का बक्का ही बैठी रह गई। राज ने कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। वह तो नरम स्वभाव के इंसान थे, मेरे हर मसले को चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनसे इस तरह के रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी। मेरा दिल तो किया, मैं अभी अपनी नौकरानी पार्वती को फोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे काम करने मत आना। मगर फिर राज का सोचकर मैंने अपना यह ख्याल त्याग दिया। मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे नाराज ही न हो जाए। मैंने फिलहाल इस बात को छोड़ दिया। मैं बावर्ची खाने में जाकर रात के खाने का इंतजाम करने लगी। खाना तैयार हुआ तो राज को बुलाने चली गई। मुझे ऐसा लगा था कि अब वह अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार करेंगे, मगर उनका मिजाज तो हंस जैसा परसुकून था। उनके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सर्द मेहरी थी जो मुझे और परेशान कर गई। वह खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बिना खाना खाकर वापस कमरे में चले गए। जब मैं बावर्ची खाना समेटकर वापस गई तो राज सो चुके थे। मैं इस बात पर हैरान थी कि आखिर उन्होंने जरा सी बात पर इस कदर ब्रह्मी का इजहार क्यों किया था और इसके पीछे क्या राज है। बढ़ता शक और राजों की पड़ताल। अगले दिन पार्वती आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी। मैं बाहर खददी इंतजार करती रही। पार्वती ने 20 दिन पहले ही मेरे घर में नौकरी शुरू की थी। वह बहुत कम पैसों में मान गई थी। वह थी तो अच्छी, मगर मुझे यह कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वह बोली, बहन जी, मैं सब घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मुझे बंद कमरे में काम करने की आदत है ताकि मैं एकाग्रता से काम कर सकूं। मैं उसकी बात सुनकर चुप कर जाती थी। जब वह कमरे की सफाई करके आई तो बड्ढी थकी सी लग रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, बहन जी, हर रोज पूरा घंटा लगाकर आपका कमरा साफ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुराकर फिर से बावर्ची खाने में चली गई। उसकी यह बात मेरे जहन में चुभ रही थी। 1 घंटा मेरे छोटे से कमरे की सफाई में, यह नामुमकिन था।
मैं बावर्ची खाने में खद्दी होकर उसकी हरकतों का जायजा लेने लगी। उसने वहीं पर चंद मिनट आराम किया और उसके बाद उठ गई। उसने बैठक लाउंज की सफाई शुरू कर दी। उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, जैसे वो वक्त गुजार रही हो। इतनी ही देर में राज भी आ गए। राज के आते ही पार्वती ने झाड़ू लगाना छोड़ डाल दिया और उनको देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राज ने एक नजर ही उस पर डाली, फिर वह अपने कमरे में चले गए। अब पार्वती जले पैर की बिल्ली की तरह बैठक के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी। फिर उसने चारों तरफ देखा। जब मैं नजर न आई तो वह कमरे की तरफ चल दी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई और जल्दी जल्दी बैठक की सफाई करके मुझे राम राम कहकर घर से बाहर निकल गई। उसकी यह जल्दबाजी भी मुझे अजीब लगी। पार्वती के जाते ही राज बाहर निकल आए। उन्होंने मेरा हाथ थामकर मेरे हाथ में एक खूबसूरत गुलदस्ता थमा दिया, जिसमें मेरे पसंदीदा लाल गुलाब थे। उनका मूड भी बहुत अच्छा था। फिर बोले, अरे जल्दी से खाना लगा लो, बहुत भूख लगी है। हम दोनों ने बड़े खुशगवार माहौल में बैठकर खाना खाया। राज की तरफ से यह गर्मजोशी मुझे परसुकून कर गई थी, मगर पार्वती की वजह से दिल में एक गांठ बन गई थी। न जाने वह किस इरादे से मेरे घर में दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पार्वती के मुतल्लिक कोई भी बात अब राज से नहीं करूंगी। पहले उसकी नीयत जान लूं, फिर कोई फैसला करूंगी। अगले दिन पार्वती घर में दाखिल हुई तो मैंने उसका बगौर जायजा लिया। उसने गरम शांतिपुरी सादी ओढ़ रखी थी, जिसमें वह मुकम्मल तौर पर छिपी हुई थी। मैंने कहा, पार्वती, इतनी गर्मी है, तुम ये सादी ओढ़ना क्यों नहीं छोड़ देती? अगर तुम्हारे पास और कोई पतली चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूं। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से लबरेज हो गई थीं। वह बोली, बहन जी, यह चादर बड्डी कीमती है, किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़ कर अगर मैं आपसे चादर ले लूं तो क्या मेरे बखत आप जैसे हो जाएंगे? नहीं ना, तो फिर इस अदला बदली का क्या फायदा? उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और तलखी थी, जो मुझे हक्का बक्का कर गई। फिर वह मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी। तो मुझे लगा जैसे चादर के नीचे छिपे हुए उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची या डब्बा था। क्या था ये तो मैं देख न पाई थी, मगर मुझे शक में जरूर डाल गई थी। हल्दी की महक और अनकहे झूठ। पार्वती मेरे कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी और मैं परेशानी के आलम में वहीं घूम रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई बड्ढा राज मुझसे छुपाया जा रहा हो। राज काम से लौट आए थे और मुझे यूं परेशान देखकर बोले, क्या हुआ? मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही तबीयत कुछ उदास है। इतनी देर में पार्वती कमरा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर ठिठक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। फिर जल्दी से बैठक की सफाई करने लगी। राज कमरे में गए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। मैं बाहर खड़ीढी देखती ही रह गई। पार्वती ने अपना काम जल्दी जल्दी निपटाया और राज के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी। मेरे जहन में एकदम झमाका हुआ था कि जब भी पार्वती कमरे की सफाई करके बाहर निकलती तो मैं कमरे में झांकती भी नहीं थी, और फिर राज घर आते ही कमरे में चले जाते और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि मैंने इतनी बड़ी बात कैसे नजरअंदाज कर दी थी। यकीनन कुछ गड्ढबदच थी। राज बाहर निकले तो मैंने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया था, मगर अंदर से मेरा दिल आंधी और तूफान की जिद में था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया तो राज हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे थे। मेरा दिल तो किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजदहता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस मसले को तो हल करके ही रहूंगी। अब अगली शाम जब पार्वती काम पर आई तो मैंने कहा, तुम मेरे घर की सफाई का वक्त बदल लो। तुम 2 से 5 बजे तक मेरे घर काम किया करो। मैंने सोचा कि अगर वह इस वक्त राजेश के घर काम करती है तो इसका मतलब है कि राजेश का इस मामले से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वह यह वक्त बदलने से इनकार करती है तो शक और गहरा हो जाएगा। पार्वती मुस्कुराकर बोली, बहन जी, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस टाइम तो मैं मेजर सक्सेना के घर काम करती हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम वक्त बदल लो, मेजर के घर का काम शाम के वक्त कर लिया करना। वह नफी में सर हिलाकर बोली, बहन जी, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर देती। मेजर साहब की बीवी बहुत सख्त हैं, वह वक्त की पाबंदी की बहुत कायल हैं। अगर आप मेरी जगह किसी और नौकरानी को रखना चाहती हैं तो आप देख लें, आपको जैसे मुनासिब लगे। मैं चुप कर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि पार्वती जैसी काम वाली को महज गलतफहमी की वजह से हाथ से जाने दूं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मामले की अच्छी तरह तहकीक तो कर लूं। पार्वती एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी बैठक में बैठी उसी के निकलने का इंतजार करती रही थी। इतनी ही देर में राज भी घर पर वापस आ चुके थे। आज रात जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी।
पूरा कमरा हल्दी के हलवे की महक से मुअत्तर हो चुका था। ये महक इतनी तेज थी कि अब उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। मैंने आंखों में हैरत भरकर राज की तरफ देखा तो वह बोले, ऑफिस में एक सहकर्मी मेरे लिए घर से हलवा बनाकर लाया था। मैंने सर हिला दिया और खुद बावर्ची खाने में चली गई। मैं बावर्ची खाने में पड्डी कुर्सी पर ही बैठ गई थी और मेरी आंखों से आंसू बूंदों की मानिंद टपकने लगे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि यह हलवा राज के लिए पार्वती ही लाई थी, क्योंकि राज के हाथ तो खाली थे। राज ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? एक झूठ का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक झूठ 100 झूठों की राह खोल देता है, फिर इंसान सारी जिंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। राज को मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद था। उसके मुतल्लिक सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी या फिर मेरे ससुराल वाले जानते थे? मेरी काम वाली को मेरे पति की पसंद नापसंद का इल्म कैसे हो सकता था? मैंने देखा कि राज मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैंने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजा ली थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इस किस्म के हालात में कैसे प्रतिक्रिया दी जाती है। इसलिए मैंने मुस्कुराहट का ही सहारा लिया था। राज बावर्ची खाने में आए तो मुझे देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, आज तुम बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि सर में दर्द है। हालांकि मैं जानती थी इस जवाब से राज भी मुतमईन नहीं हुए थे। हम दोनों ने खाना खाया तो वह वापस कमरे में चले गए, जबकि मैं ताज़ी हवा खाने आंगन में आ गई थी। आज दिल बड्ढा घबरा रहा था। आंसू खुद ब खुद गिरते चले जा रहे थे। फिर मैंने नींद की गोली खा ली और जल्द ही सो गई थी। सवालों के घेरे में मेजर सक्सेना की पत्नी से मुलाकात। सुबह राज मुझसे पूछकर गए थे कि अगर तबीयत बेहतर हुई तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि अब मैं बेहतर हूँ। वह ऑफिस चले गए तो मैंने मेजर सक्सेना के घर की राह ली थी। मेजर साहब का घर हमारे मोहल्ले में ही था, थोड़े ही फासले पर। अभी पार्वती उनके घर काम करने नहीं गई थी, इसीलिए मैं उसकी जांच पड़ताल कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो मिसेस सक्सेना ने मेरी खूब आवभगत की थी। वह बहुत ही बाअखलाक और सीधी सादी महिला थीं। इधर उधर की बातें करके मैंने मिसेस सक्सेना से बड़ी हिकमत अमली से बात शुरू की। मैंने कहा कि मुझे पार्वती पर बहुत तरस आता है। वह इतनी गर्मी में गरम साड़ी ओढ़कर आती है, क्यों ना हम सब मिलकर उसके लिए एक पतली चादर का इंतजाम कर दें। मिसेस सक्सेना मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखती हुई बोली, पार्वती तो हमारे घर दुपट्टे में आती है, वह तो सर्दियों में भी गरम साड़ी नहीं ओढ़ती। ये तो आपने मुझे बहुत अजीब बात बताई। मैं चौंक गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं उनसे क्या बात करूं। मैंने फिर भी कहा, पार्वती को न जाने क्या फोबिया है। वह बेडरूम की सफाई करते हुए न जाने अंदर से कुंडी क्यों लगा लेती है। मिसेस सक्सेना आश्चर्य में रह गई थी। उनका चेहरा जर्द पड्डी डिएच गया था। फिर बड्डे सुलझे हुए अंदाज में बोली, ठीक है, हमें कर्मचारियों के साथ नरमी बरतनी चाहिए, मगर काम का एक उसूल होता है और एक हद होती है। मैं कभी भी किसी काम वाली को यह इजाजत नहीं दूंगी कि वह मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे, बल्कि मैं तो ऐसी नौकरानी को काम से ही निकाल दूंगी। यह तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे घर तो वह कभी ऐसा नहीं करती, मैंने कहा। लेकिन मुझे तो पार्वती ने यही बताया था कि वह सब घरों में ऐसे ही कुंडी लगाकर सफाई करती है। मिसेस सक्सेना का मुस्कुराना कहकहा बनकर फिजा में गूंजा था। वह बोली, आप बहुत मासूम हैं। वह औरत तो बहुत चालाक मालूम होती है, आपको बहला फुसला रही है। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उन्होंने मासूम की जगह भोली का लफ्ज रियायत से इस्तेमाल किया था, और अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। मिसेस सक्सेना की बातें मेरे कानों में गूंजती रही थीं। अब यह वाज़ेह था कि पार्वती सिर्फ मेरे साथ ही यह सब कर रही थी। शाम हुई तो पार्वती खुद को गरम चादर में छुपाकर एक बार फिर से हमारे घर आ पहुंची थी। वह सीधे कमरे में चली गई थी और कुंडी लगा ली। मैं बावर्ची खाने में खद्दी थी और राज के आने का इंतजार कर रही थी। अभी वह कमरे से बाहर ही आई थी कि राज भी ऑफिस से आ गए थे। मैं बावर्ची खाने की खिड़की के पास खद्दी होकर उन दोनों को देख रही थी, जब राज गुस्से से गुर्राकर बोले, पार्वती, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये काम छोड़कर चली जाओ। मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उनकी आवाज में बेपनाह तलखी थी। राज का गुस्सा और सास जी का आना। पार्वती रोने लगी थी। उसके चेहरे पर खौफ और दुख के मिले जुले तासुरात थे। वह बोली, इस भरी कायनात में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने नाम की पहचान दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी हकीकत आपकी पत्नी के सामने ले आऊंगी। फिर आप क्या करेंगे? ये अल्फाज किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। राजेश की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ झलका, फिर वह और गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहकर पार्वती बैठक की सफाई किए बिना ही मेरे घर से चली गई थी। मैं तो पार्वती के अल्फाज पर ही हैरान रह गई थी। उसके पास राज का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वह उनको डरा धमका रही थी? फिर वह यह क्यों कह रही थी कि मुझे अपने नाम की पहचान दे दीजिए?
ये सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थीं। मैंने राज को खाने पर बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से झिड़क दिया था। वह बोल रहे थे, कैसी औरत हो तुम, जो घर का काम ही नहीं कर सकती। घर में हम दो ही तो अफराद हैं, मगर तुम तो दो का काम करने में भी नाकाम रही हो और भांति भांति की नौकरानियों को घर में बुला लेती हो। वह इतना कहकर आंगन में चले गए थे। उनका यह रवैया मुझे और परेशान कर रहा था। मैं कमरे में आई तो हलवे की खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया था। आज शायद राज हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने इस चीज का तरेद्दुद ही न किया था। यह हलवा बावर्ची खाने की खिड़की के किनारे पर एक छोटे से डब्बे में रखा हुआ था। मैंने इस डब्बे को उठाया और उसमें से एक कागज का टुकड़ा गिरा जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं उसे पढ़ न सकी। मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो राज बड्डी परेशानी की हालत में यहाँ वहां फिर रहे थे। मैं तो खुद हैरान सी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं कैसे हकीकत सामने लाऊं। मुझे रह रहकर पार्वती पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं इस कद्दर हालात से मजबूर थी कि उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को लाचार पाया था, इसीलिए मैंने राज की माताजी से मदद लेने की ठानी थी। वह दूर दराज गांव में रहती थीं, जबकि हम दोनों पति पत्नी राज की नौकरी की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फोन करके कहा था कि मेरा घर उज्जत धरने वाला है, आप आकर मेरे आशियाने को बिखरने से बचा लें। मेरी सास बड्ढी भली महिला थी। वह अगले ही दिन अपने छोटे बेटे मेरे देवर रोहित के साथ हमारे घर आ गई थी। राज अपनी माताजी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। उनके चेहरे पर नागवारी साफ नजर आ रही थी। वह बोले, अम्मी, शहर में रिहाइश बहुत महंगी है, आप क्यों आ गई हैं यहाँ? मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। अब दो लोगों का अतिरिक्त खाना बनाना पड़ जीढ़ेगा तो मेरे बजट पर बुरा असर पड़ेगा। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बेटे के रवैये से बहुत दिलबर्दाश्त हुई थीं। मैंने राज को खामोश रहने का इशारा किया तो वह बोले, तुम हम दोनों माँ बेटे के मामले से दूर रहो। मैं भी चुप कर गई थी, जबकि मेरे देवर रोहित ने सामान उठाया और बोला, अम्मी, आ जाइए, हम गांव वापस चलते हैं। हमें नहीं रहना इस भरे शहर में। यहाँ इज्जत की कोई कद्र नहीं। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़कर रुकने की इल्तिजा की थी, जबकि मेरा देवर इस कद्दर खफा हो चुका था कि वह मेरे 1000 बार कहने पर भी न रुका था। उलटा राज मुझे ही डांटने लगे थे कि तुम उसे जाने दो, मत रोको। देवर चला गया था। सास परेशान थी। उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि उनका सबसे चहेता बेटा उनके साथ ऐसा सुलूक करेगा। सच्चाई का सामना और अतीत का खुलासा। मैंने अपनी सास को सारी बात बता दी थी। मैं उनसे बोली कि राज कुछ बदल से गए हैं, इसीलिए मैंने आपको बड्ढा मानकर बुलाया ताकि आप हम दोनों के दरमियान सारी रंजिशें खत्म कर दें। सास मेरी बातें गौर से सुनती रहीं और उनके चेहरे पर हैरत के तासुरात गहरे होते गए। शाम हुई तो मैं पार्वती का इंतजार करने लगी थी। मैं अपनी सास को पार्वती के मुतल्लिक पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। वक्त गुजर रहा था मगर पार्वती घर न आई थी। मैंने रात से बात की कि अब मेहमान के आ जाने से घर का काम बारहज गया है, मगर पार्वती आज आई ही नहीं। राज तल्ख लहजे में बोले, मैं उसे काम से निकाल चुका हूँ, आज के बाद वह काम करने नहीं आएगी। तुम जो मुफ्तखोरों को घर में दावत देकर बैठी हो तो फिर यह तो होना ही है ना। मैं राज के जवाब पर तंग सी रह गई थी। वह कभी भी ऐसे नहीं थे। उनकी शख्सियत तो इतनी उजली थी कि मुझे उनकी तरफ देखकर रोशनी मिलती थी। अब वह क्यों ऐसे हो गए हैं? मेरी सास पार्वती से मिलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए। सुबह मैंने एक योजना बनाई। मैं मिसेस सक्सेना के घर जाकर बैठ गई थी। मुकर्ररा वक्त पर जब पार्वती वहां पहुंची तो मुझे देखकर घबरा गई थी। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ और परेशानी छा गई। मैंने कहा, पार्वती, शुक्र है आज तुमने गरम साधी नहीं ली हुई। देखो तो सूरज आग बरसा रहा है। फिर मैंने उससे माजरत की कि राज ने तुम्हें गलत कहा है कि हमें काम वाली की जरूरत नहीं रही। अब तो घर मेहमान आए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज तुम हमारे घर काम करने जरूर आना। राज अपने अल्फाज पर माजरत कर रहे थे। मैंने नोट किया कि एकदम से पार्वती का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। उसके चेहरे पर छिपी एक अजीब सी मुस्कुराहट ने मुझे और चिंता में डाल दिया। शाम हुई तो पार्वती अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर पहुंच आई थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज उसने नकाब कर रखा था, जिससे उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर छिपा हुआ था। मुझे पार्वती के नखरे देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, मिसेस सक्सेना के यहाँ तो तुम दुपट्टे में चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए अब नकाब भी करने लगी हो। वह खीसे निपोड़कर हंसकर बोली, बहन जी, आपने तो कहा था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए पर्दा किया हुआ है। मैंने कहा, नहीं, इस पर्दे की जरूरत नहीं है। मेहमान सिर्फ एक ही है और वह भी मेरी सास है। पार्वती सर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई थी। आज उसने मामूल से ज्यादा देर लगा दी थी। मैंने अपनी सास को बाहर आंगन में बैठने को कहा था। मैंने कहा, अगर राज आ गए तो आप उन्हें कमरे में न आने दीजिएगा।
उन्हें किसी न किसी तरह बातों में लगा लीजिएगा। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर न उठा रखी थी। मैंने जल्दी से राज का पुराना कुर्ता पाजामा पहन लिया था जो राजेश बचपन में पहनते थे। वह सूट मैंने पार्वती के आने से पहले ही अपनी सास के कमरे में छुपाकर रख दिया था। मैं वह सूट पहनकर कमरे से बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा रुख दूसरी तरफ था, इसलिए पार्वती मुझे पहचान न पाई थी। वह बोली तो उसके अल्फाज ने मुझे चौंका दिया था। उसने कहा, राज, आपकी अम्मी आ गई हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे मिल लूं। इतनी देर में राज भी बैठक में दाखिल हो गए थे। उनके पीछे पीछे ही मेरी सास भी थी, जो राज को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मगर जैसे ही मेरी सास की नजर पार्वती पर पड़ी, वह सख्ते में आ गई थी। उनकी आंखों में हैरत और दुख के मिले जुले तासुरात थे। मेरी सास ने गुस्से से रुख फेर लिया था और उनके होठों पर लर्जिश तारी थी। मैंने कहा, पार्वती, आज तो मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। पार्वती जारो कतार रोने लगी थी और फिर वह बोली, बहन जी, मैं एक बहुत ही मुअज़्ज़ घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे वालिद के नाम का डंका बजता था। हम बहुत मालदार थे। लोग हमारे नाम की कस्में खाते थे, लेकिन मैं अपने बाप की संभाल न पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने तो मेरे लिए वह सब कुछ किया था जो हमारे खानदान में किसी दूसरे बाप ने कभी नहीं किया था। मेरे वालिद मुझे शहर कॉलेज की तालीम हासिल करने के लिए भेजते थे और मुझे अपने ही बाप के ड्राइवर श्यामलाल से मोहब्बत हो गई थी। वह न तो हमारी बिरादरी का था और न ही हमारी बराबरी का। वह एक गरीब और कम हैसियत इंसान था, इसलिए मैं जानती थी कि यह शादी नामुमकिन है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रहने का भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने श्यामलाल से भागकर शादी कर ली थी। बाप की बद्दुआ मुझे लग चुकी थी, इसलिए सुख तो मुझसे भी छिन गए थे। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निकला था। कोई काम करता ही न था। वह 2-3 दिन काम पर जाता तो 4 दिन घर पर बैठा रहता और मेरी कमाई पर गुजारा करता था। पहले पहल तो हमारा गुजारा होता रहा, मगर जब औलाद हो गई तो फिर मुझे ही हिम्मत करना पड़ी थी। मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए नौकरी करनी पड़ी थी। फिर यूं जब मैं आपके घर आई तो राज को देखकर रह गई थी, क्योंकि राज तो मेरा ही असली भाई निकला था। मुझे यकीन नहीं आया कि जिस भाई को मैंने बरसों से नहीं देखा था, वह मेरे सामने था। राज ने मुझे कहा था कि मैं इस घर से निकल जाऊं और आपको यह न बताऊं कि मैं राज की सगी बहन हूं। वह नहीं चाहते थे कि आपको उनके भाई होने का पता चले, लेकिन मैंने बड़े सालों बाद अपना सगा भाई देखा था। ये दुनिया बड्डी बेरहम है। इस दुनिया में अपने खूनी रिश्ते छायादार वृक्ष की मानिंद होते हैं। मैंने राज को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज गरम शांतिपुरी सादी इसलिए पहनकर आती थी क्योंकि वह मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे राज ने तोहफे में दी थी। इस सादी में मेरी यादें और उम्मीदें छिपी थीं। मैं एक खास तरह का मूंग दाल का हलवा भी बनाकर लाती थी, क्योंकि राज मेरे हाथ से बना हलवा बड़े शौक से खाते थे। मैं उम्मीद करती थी कि हलवे की खुशबू उन्हें अतीत की याद दिलाएगी और वह मुझे माफ कर देंगे। और मैं हर रोज आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए साफ करती थी क्योंकि मैं वह हलवा छुपाकर खिड़की के पर्दे के पीछे रख देती थी और हर रोज आपके कमरे में ही माफीनामा लिखती थी। मैं उनसे माफी मांगती थी और उन्हें याद दिलाती थी कि हम सगे बहन भाई हैं। मगर राज मुझे माफ करने के बजाय मुझे घर से भगाना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी कि अगर आपने मुझे माफ न किया तो मैं बहन जी को बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूँ। वह नहीं चाहते थे कि आपको यह सब पता चले और आप उन्हें छोड़ दियच कर चली जाए, इसीलिए यह सब संदिग्ध हरकतें मुझसे सरजद होती रही थीं। परिवार का मिलाप और सबक। पार्वती अपनी सारी दास्तान सुनाकर ज़ारो कुतार रोने लगी थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वह कहती जा रही थी कि अब्बू को दुख देकर मैं भी तो खुश नहीं रह पाई। न मेरे बाप का नाम खराब हुआ, मुझसे मेरे खूनी रिश्ते जुदा हो गए। पति ने भी आंखें बदल लीं और वह लड़की जिसके आगे पीछे नौकरानियां फिरती थीं, वह अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए नौकरानी बन गई थी। मेरी सास अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर पाई थी। वह फौरन पार्वती के गले लग चुकी थीं और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। राज को यह मंजर देखकर बहुत दुख हुआ। वह बोले, मैं जानता था आप अपनी बेटी से खाफा नहीं रह पाएंगी, इसीलिए मैं आपके साथ बदतमीजी करता था ताकि आप यह घर छोड़कर चली जाएं और पार्वती को न देख लें। मैंने उसे बहुत समझाया कि वह यहाँ न आए। मैं उसे पैसे भेजता था, लेकिन वह नहीं मानी। मुझे शर्म आती थी कि मेरी बहन, जो कभी शाही जिंदगी गुजारती थी, आज लोगों के घरों में काम कर रही है और मेरे घर नौकरानी बनकर आई है। मैं आगे बढ़कर बोली, राज, माँ का दिल कभी गलत फैसले नहीं करता। पार्वती अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी है। अब आप भी उसके सर पर हाथ रखकर उसे माफ कर दें। उसे अब हमारी मोहब्बत और सहारे की जरूरत है। राज की भी आंखें भीग गई थीं। उन्होंने भी पार्वती को माफ कर दिया था और तीनों माँ बेटा गले मिलकर रो रहे थे।
जबकि मैं यह सोच कर रह गई थी कि हमारी कितनी ही लड्डकियां प्यार मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाई जाती हैं। कभी कोठों पर लाकर फरोख्त कर दी जाती है तो कभी सारी जिंदगी सिसक सिसक कर जीती रहती हैं। अपने रिश्तों को याद करके आहें भरती रहती हैं। काश लड्डकियां मोह अभी संभल जाए कि जो लाड का घर से भगाने की बात करता है, क्या वह कभी उस औरत की हिफाजत कर पाएगा? पार्वती की कहानी एक कड्ड सच था, जो हमारी सामाजिक विषमताओं और गलत फैसलों का आईना थी। हमने पार्वती को घर में रहने की जगह दी और राजेश ने उसके पति के लिए एक मुनासिब काम का इंतजाम कराया, ताकि वह अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। ये कहानी हमें कई अहम सबक सिखाती है। मोहब्बत में जल्दबाजी और गलत फैसले कैसे जिंदगी तबाह कर सकते हैं, परिवार का कितना अहम रोल होता है, और सबसे बढ़कर माफी और समझदारी से कैसे रिश्तों को बचाया जा सकता है। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी करें।